नमस्कार दोस्तों। सरकार दंगे कराएगी, सरकार नफरत फैलाएगी, सरकार असमानता पैदा करेगी, सरकार छुआछूत कराएगी और सरकार आपके हक छीन लेगी। जी हां, आज कमोबेश यही हो रहा है। आपकी आबरू लूटने वाले तो वो सरकार के लोग, आप पर हमला करने वाले वो सरकार के लोग और तमाम साजिशें रचने वाले वो सरकार के लोग। और सरकार निकम्मे की तरह से बैठी रहती है। शुरू करता हूं जिस तरह की स्थितियां हैं। बहराइच में दंगा हुआ, दंगा नहीं हुआ, एक यात्रा निकाली गई। काहे की यात्रा थी कि माता दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन की यात्रा। मैंने वेद पढ़े हैं, वेदांग पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं, गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी और कुछ आदि ग्रंथ पढ़े। जो हिंदू धर्म ग्रंथ कहे जाते हैं वो सारे पढ़े। सब मैंने पूरे में देख डाला। कहां पर है जहां कोई जुलूस निकालने, इस तरह की वो निकालने का कोई प्रोविजन हो? मुझे तो मिला नहीं। बहरहाल सप्तशती पढ़ डाला और सप्तशती का चूंकि मैं खुद 9 दिन का व्रत रहता हूं तो रोजाना घर में उसका पाठ होता है। और आप ये समझिए कहीं एक जगह मुझे नहीं मिला कि माता की कहीं यात्रा निकालने का या उनका जुलूस निकालने का कुछ होता हो। कहीं पे डीजे टाइप का जो कहेंगे वो बजाने का होता हो। भजन कीर्तन करने का है प्रोविजन, उसमें मंजीरा ढोलक इसका है। हमारे यहां लाउड स्पीकर लगा के वो करने का नहीं है। और कबीरदास जी ने लिखा ही है कि हिंदू पत्थर पूजते हैं, मुस्लिम जो है चिल्लाते हैं, जोर से अजान देते हैं। इसको लेके उन्होंने कहा। लेकिन हिंदू धर्म में तो नहीं था ये। अब जो बनाया गया उससे क्या हुआ? उससे भी कोई बवाल नहीं होता। उसमें गालियां दी जा रही थी, उसमें नफरत की बातें बोली जा रही थी और दूसरे धर्म के लोगों को जिस तरीके से लांछित किया, उतने से भी बात नहीं बिगड़ी। तो उनके घरों में चढ़ जाइए, उनकी दुकान को तोड़ दीजिए, उनके धार्मिक झंडे को तोड़ दीजिए और वहां भगवा लेकर के फहरा के आज हमने जीत दिया, बम बम भोले हो जाए। बम बम भोले नहीं बोलते, जय श्री राम और न जाने क्या क्या। अब आप सोच लीजिए, जब यह होता है, घटना होती, अब उस लड़के को जो राम गोपाल मिश्रा नाम का आतंकी लड़का था, उसको किसने मारा मुझे नहीं पता और यह किसी को नहीं पता। लेकिन चंद लोगों ने कहा मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मारा है, सरफराज ने मारा है, उसके भाई ने मारा है, उसके बाप ने मारा है। आज तक इस बात का एक एविडेंस मौजूद नहीं है। अब चूंकि कानून बदल गया है तो मुझे नहीं पता कि जो भारत न्याय संहिता है उसमें क्या है, लेकिन पिछले वाले का यदि मैं कहूं तो एविडेंस एक्ट जो था उसके तहत एक भी एविडेंस आज तक नहीं है। और जो एविडेंस मिल रहा है वह वीडियो उसके गोली लगने का, उसमें कहीं नहीं प्रूव होता है कि वहां से चलाया गया। वो तो गोली कहीं और से चलती दिख रही। यानी क्या उन्हीं दंगाइयों ने, भाजपाइयों ने ही गोली मार दी जिससे दंगा पनप जाए? जी हां, शायद यही हुआ है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। वहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने, जो भाजपा के आरएसएस से जुड़े हुए हैं अरसे से, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है कि बहराइच में जो दंगा हुआ महाराजपुर में, वो दंगा भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव ने, अनुज रैकवार ने, शुभम मिश्रा ने, कुशमेंद्र चौधरी ने, मनीष शुक्ला ने, पुंडरीक पांडे ने और सुधांशु राणा ने, जो ये भाजपा के थे सारे, इन सब ने करवाया और इनकी साजिश थी। यानी जो बात मैंने पहले दिन कही थी
वह बात साबित होती है कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने दंगा फसाद कराने की साजिश रची। यह साजिश वैसे ही रची जाती है जैसे देश में तमाम जगह रची जाती है। अब साजिश पे आता हूं। बहराइच में दंगा होता है। बहराइच से करीब 400 किलोमीटर दूर एक सभा की जाती है। कथित रूप से ब्राह्मणों की का सम्मेलन होता है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के दो राज्यपाल, एक पूर्व राज्यपाल, एक मौजूदा राज्यपाल, एक मिश्रा जी है, एक शुक्ला जी है, आते हैं। और उसके साथ साथ एक नफरती वह महिला नूपुर शर्मा, जिसे सुप्रीम कोर्ट फटकार चुका है, माफी मांग चुकी है सुप्रीम कोर्ट कि झूठ नफरत फैलाने का काम करती थी, वो आती और वो वहां भी नफरत फैलाती है, झूठ बोलती है, जबकि बहराइच पुलिस और वहां के मेडिकल जो सुपरिटेंडेंट है और सीएमओ है, वो बता चुके हैं कि गोपाल मिश्रा के साथ कोई कुकृत्य नहीं हुआ था, उसके साथ कोई भी मारपीट नहीं की गई थी। उसको जो गोली लगी है वो छर्रे लगे हैं और छर्रों के कारण उसके इतने घाव हैं। और वो जब वहां से उतरा है, गिरा है, तो उसमें एक नाखून टूटा है, शेष कहीं पे कोई नाखून नहीं नोचा गया, कुछ नहीं हुआ। ये सारी बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज, बावजूद इसके वो वहां झूठ बोलती है, नफरत का माहौल बनाती है और फिर नारे लगवाती है। सोचिए, संविधान के संरक्षक के तौर पे देखा जाता है राज्यपाल को। वो सिटिंग राज्यपाल हिमाचल प्रदेश में जो है इस समय, शिव प्रताप शुक्ला, जो गोरखपुर का रहने वाला है, हरिशंकर तिवारी की कृपा से जो विधायक बना था, वो शिव प्रताप शुक्ला आज इस तरह से नफरत फैलाने का काम करता है। वो कलराज मिश्रा, जिनका लड़का खुद लखनऊ में एक आईपीएस अफसर की लड़की के साथ में रेप करने के मामले में पकड़ा गया था, वो लड़की उस समय में कितनी दूर नंगे घूमी थी जब वो प्रदेश अध्यक्ष होते थे, बड़ा बवाल मचा था। तो उस घटना के, तो ये सारे लोग थे और ये सारे ऐसे लोग हैं जिन पर जो गंभीर आरोप रहे, मैं उस पर अब बात नहीं करूंगा। तो ये समझ लीजिए, ये नफरत फैलाने का काम करते हैं। तो यह भाजपा का चरित्र है, यह चाल चरित्र चेहरा है। और मीडिया जिस तरीके से दिखाता है, मैं उस पर भी आ जाता हूं। एक चीज कही थी सादत हसन मंटो ने कि कोठे की एक तवायफ और एक बिका हुआ पत्रकार एक ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन इनमें तवायफ की इज्जत ज्यादा होती है। क्यों कहा? उदाहरण दे देता हूं। एक गोरखपुर की ही रहने वाली है, चित्रा त्रिपाठी। मैं जिन दिनों इंडिया न्यूज में चीफ एडिटर होता था तो मेरी एंकर होती थी, बाकी मैं ज्यादा नहीं कहूंगा किसी के बारे में। वो क्या करती थी, इस कारण से उसे वहां से आउट किया। बाद में उसे, चूंकि नफरती चिंटू होते हैं, तो नौकरी भी मिल जाती है, तो नौकरी मिल गई दूसरी जगह। बहरहाल, वो चित्रा फिर झूठ परोसती है कि मनमोहन सिंह ने ये कहा था, मनमोहन सिंह ने वो कहा था, जबकि इसको लेके फैक्ट चेक हो चुका है कि मनमोहन सिंह ने कभी भी किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहा, किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं कहा। उन्होंने संपूर्ण उस समुदाय की बात की जो पिछड़ा है, और वो पिछड़ों के बजट पर चर्चा कर रहे हैं, वो अल्पसंख्यकों के बजट पर चर्चा कर रहे हैं। उस ढंग की बात हो रही थी। तो उसको जिस तरीके से प्रस्तुत करती है, नफरत फैलाने का काम करती है, इससे आप समझ लीजिए। तो ये झूठ फैलाने वाले लोग हैं। क्यों? नफरत से ही तो भाजपा की दुकान चलती है। इस तरह से ये करते हैं और इसका नतीजा ये, आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षित कौन है? क्या पुलिस की वर्दी पहना हुआ व्यक्ति सुरक्षित है? नहीं है। या पुलिस की वर्दी पहने व्यक्ति से कोई सुरक्षित है? नहीं है। एक महिला हेड कांस्टेबल जो अयोध्या में पोस्टेड थी, अपने गांव जाने के लिए थी कि करवा चौथ का व्रत में, साहब वो चलती है, उसके साथ में रेप होता है उस वर्दीधारी महिला के साथ में।
और न जाने क्या क्या होता है। यह उदाहरण इस बात का दे रहा हूं कि अमित शाह ने उसी उत्तर प्रदेश में कहा था कि उत्तर प्रदेश इतना सुरक्षित हो गया है कि रात को अकेले स्कूटी में कोई महिला जेवर पहन के चली जाए तो कुछ नहीं सुरक्षित। आज स्थिति यह है कि महिला दिन में भी सुरक्षित नहीं है, रात की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो यह स्थिति है। और जैसे होता है, भदोही में बीजेपी से जुड़ा हुआ था, वो स्कूल का प्रिंसिपल, उसकी गोली मार के हत्या कर दी जाती है। तो कौन सुरक्षित है इस देश में? सबसे बड़ी बात तो सुरक्षित होने की जब बात आती है तो निश्चित रूप से आता है कि इस देश के अंदर आज असल में कोई सुरक्षित नहीं रह गया। जम्मू कश्मीर की बात कर लेता हूं। 2019 में अनुच्छेद 370 के 2 क्लॉजेस खत्म करते वक्त दावा किया था नरेंद्र मोदी ने कि अब तो वहां अमन चैन आएगा। 5 साल से अधिक समय तक वहां राष्ट्रपति शासन रहा और नरेंद्र मोदी की सरकार रही। उसके पहले जो है 3 साल उन्होंने सरकार चलाई पीडीपी के साथ मिलकर। उसके बाद में 2 साल तक वैसे राष्ट्रपति शासन रहा, यानी पिछले 10 साल से अधिक से उनका ही शासन। और बावजूद इसके हालात ये, अब तो पुलिस और आर्मी जो भी कुछ कहते हैं वहां पर, सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ केंद्र सरकार के हाथ में, नरेंद्र मोदी अमित शाह के हाथ में, एलजी मनोज सिन्हा के हाथ में। तो साहब जब उनके हाथ में और स्थिति है फिर भी कुछ नहीं सुधर रहा है, मतलब आज भी सरकार भले बन गई हो उमर अब्दुल्ला की, लेकिन उन्हीं के हाथ में स्थिति क्या होती। हालात ये है कि गंदरबल में जहां से उमर अब्दुल्ला जीते हैं वहां पर एक आतंकी हमला होता है, टारगेट किलिंग होती है। वहां के एक डॉक्टर, एक नागरिक की हत्या कर दी जाती है और 5 प्रवासी लोगों की हत्या कर दी जाती है। यानी किस तरीके से हत्याओं का सिलसिला चल रहा है। और इसमें जो ग्रुप जिम्मेदारी लेता है आतंकी हमले की, वो ग्रुप पाकिस्तान परस्त है। अभी 10 सितंबर महीने में हमारे विदेश मंत्री ने कहा था कोई भी पाकिस्तान एससीओ की मीटिंग में हिस्सा लेने नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक आतंकवाद नहीं रुकेगा ये हम नहीं जाएंगे। और उसके बाद में यू टर्न लेते हैं और पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं, वहां से लौट के आया और यह घटना हुई। इसके पहले आप देखिए लगातार 3 महीने में जितनी घटनाएं हुई वो अपने आप में रिकॉर्ड है कि हिंदुस्तान के इतिहास में इतनी घटनाएं नहीं हुई, इतने कम समय में उतने आतंकी हमले हो गए। जहां जहां नहीं भी होते थे वहां होने लगे। सब 4 गुना सुरक्षा, पुलिस, सब कुछ तो नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करती है। फिर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यह सरकार अशांति चाहती है। शांति रहेगी तो क्या होगा? दिल्ली में पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ किसके हाथ में है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह के हाथ। और स्थिति क्या है? वहां सीआरपीएफ का जो हेडक्वार्टर होता है, वहां पर स्कूल के सामने सीआरपीएफ बम विस्फोट होता है रोहिणी में। और जिस तरह की घटना होती है वो अपने आप में शर्मनाक है। एक घटना है, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही। कहीं नक्सली हमले हो रहे, छत्तीसगढ़ में आपने देखा, महाराष्ट्र में देखा, सैन्य बल के लोग, अर्धसैन्य बल के लोग मारे जा रहे हैं। कांग्रेस का एक जो है झारखंड में पदाधिकारी था, लड़का था, युवा था, वो मार दिया गया नक्सलियों द्वारा। सारी घटनाएं हो रही। सरकार का ध्यान इन चीजों को खत्म करने में नहीं, शांति स्थापित करने में नहीं है, लूट में। और लूट के लिए पूरी व्यवस्था है कि कैसे अदानी अंबानी को सौंप दिया जाए, इसके लिए पूरा खेल होता है। और इस खेल का ये सारे हिस्से, तब आप सोचिए, चाइना ने हमारे देश की 6000 वर्ग किलोमीटर की जमीन कब्जा कर रखी है लद्दाख में। अरुणाचल प्रदेश में उसने उसकी सीमा पर गांव बसा लिए हैं, लद्दाख में बसा लिए हैं, पेंगोंग झील के पास एयर स्ट्रिप बना ली है और न जाने क्या क्या कर लिया, घुसपैठ कर ली है। हमारे मेजर शैतान सिंह का
स्मारक तोड़ करके चीन ने कब्जा में ले लिया है। और इन सब के बाद कुछ नहीं हो पाता है। अब भारत सरकार कहती है, नरेंद्र मोदी की सरकार, कि अब चीन से हमारा समझौता हो गया, अब दोनों एलएसी पे शांति रहेगी और दोनों की पेट्रोलिंग होगी। साहब, क्या वो 6000 वर्ग किलोमीटर जमीन वो दे रहा है वापस? नहीं दे रहा है। क्या वो गांव अपने जो बसा लिए हैं और सब कुछ कर लिया है, उन्हें हटा रहा है? नहीं हटा रहा है। यानी उसने जो अपना काम करना था कर लिया, हमने अपना लुटवा लिया और उसके बाद में हम वाहवाही ले रहे हैं कि हमने तो अब शांति की दिशा में कदम बढ़ा दिया है और साहब अब जो है शांति से पेट्रोलिंग होगी। तो उसका मन की इच्छा तो पूरी हो गई, उसके बाद में अब क्या करना है? यानी अब इसके बाद वो आगे अब बढ़ेगा। तो यह स्थिति है, और जब यह स्थिति हो निश्चित रूप से चिंता का विषय होती है। किसने किया, आखिर कौन है ये ब्लास्ट, कौन कर रहा है, कौन ये कर रहा है, कौन आतंकी हमले कर रहा है, एलआईसी पे जो ये आप बात कर रहे हैं कौन है, इसके लिए जिम्मेदार कौन? सारी चीजों का जब आप आकलन करेंगे तो अंततः समझ में आता है कि इन सारी साजिशों में कहीं ना कहीं एक क्लू मिलता है। अंत में घूम के आरएसएस बीजेपी के पास पहुंच जाता है। इनकी मिली भगत से तमाम चीजें होती। हमने कारगिल देखा था, क्या हुआ था? आप देखिए, बिल्कुल इसी तरह की घटना है। कारगिल में पहले हम आराम से पाकिस्तान को घुसपैठ कर लेने देते हैं, वो आके जम जाता है, और उसके बाद में फिर हम कहते हैं हमें तो एक व्यक्ति ने, हम गए पाकिस्तान, उसने हमें बता दिया, और जब बता दिया तो हमने कहा, हमने उसे खाली करा। अपने हमने सैकड़ों सैनिक, सैकड़ों जवान, सैकड़ों अफसर मरवा करके कहा हमने खाली करा लिया, हमने कब्जा कराया, हमने खाली करा लिया और हम बहादुर बन रहे हैं। ये बहादुरी है? शर्म आनी चाहिए थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, लेकिन उसको बहादुरी बता के चुनाव जीत लिया गया 99 का लोकसभा चुनाव। यह एक प्रयोग था। इसके बाद में नरेंद्र मोदी ने उस प्रयोग को आगे बढ़ाया, कभी सर्जिकल स्ट्राइक, कभी कोई चीज इस तरह से करके, लेकिन कभी जवाब नहीं दिया कि पठानकोट में घुस के जो हुआ वो क्या था, पुलवामा में जो हुआ वो क्या था, और तमाम जगह जो घटनाएं हो रही हैं वो क्या था। कोई जवाब नहीं। क्यों? क्योंकि जो है वो समझा जा सकता है। इसके बाद आप आ जाइए, पूरी दुनिया में हम बताते घूम रहे हैं कि हमने तो बहुत बड़ा तीर मार लिया। हमें जिस तरीके से बांग्लादेश धमका रहा है कि हसीना को हमें वापस कर दो, नहीं तो समझ लेना, इतनी औकात उस तुच्छे से देश की हो गई जिसे हमने बनाया, लेकिन हो रहा है। विश्व गुरु है साहब, तो विश्व गुरु ने यह हालत की है। असल में विश्व गुरु बन गए। न बेटियां सुरक्षित, न बच्चे सुरक्षित, न लड़कियां सुरक्षित, न स्कूल के अंदर कोई सुरक्षित, न स्कूल के बाहर सुरक्षित, न घर में सुरक्षित, और इसके बाद में कहेंगे आप कि आपने बड़ा काम कर दिया। तो साहब ये मान लीजिए कि ये लोग असल में इस देश को जलाने का काम करते हैं, इस देश को खत्म कर देने का काम करते हैं, और इसलिए हम ये कहते हैं, इसीलिए यह कहा जाता है कि साजिश रचने का नाम है आरएसएस बीजेपी। और उन साजिशों में आज उमर अब्दुल्ला को बदनाम करने का काम चल रहा है। भाई, जिसके अंडर में कुछ है ही नहीं उसको क्या कहोगे? जो उसके अंडर में है उस पर सवाल करना। तो यह स्थिति है। आप दे दो उनको पूर्ण राज्य और सारी चीजें, अब फिर उनकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन नहीं साहब, बदनाम करना है, इसके लिए पूरे ड्रामे, यह मोडस ऑपरेंडी है। और नफरत फैलाइए, हिंसा कराइए, सारी चीज करिए, और उसके बाद में अपनी रोटी। तो यह ही भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है, और उसी मॉडल पे वो काम कर रहे हैं। इसलिए आप जान लीजिए, यह देश बेहद असुरक्षित हो चला है। न रोजगार किसी का सुरक्षित है, न घर सुरक्षित, न कुछ सुरक्षित। क्या आप बात करें? सिर्फ सुरक्षित अदानी अंबानी है, और नरेंद्र मोदी जो रोजाना
10 करोड़ रुपया अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं। इतना महंगा प्रधानमंत्री दुनिया में कहीं नहीं। तो आप उस महंगे प्रधानमंत्री को एंजॉय करवाइए और मस्ती कीजिए, क्योंकि राहुल गांधी सहजता से, शालीनता से सच बताते हैं तो आपको समझ नहीं आता। तो ठीक है, मरने का ठेका आपने उठा रखा है तो उठाइए। जय